नमस्कार साथियों, जीएस के सीरीज गर्व सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 35वां वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें हम 25 प्रश्नों को करेंगे, उसका डिटेल भी कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं थे, इस नाते साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन साथियों सितंबर 1927 ईस्वी में गठित होता है। सितंबर 1927 में लंदन में गठित होता है। 7 सदस्यीय समिति कमीशन था। इसमें 7 सदस्य थे। इस साइमन कमीशन का अध्यक्ष अध्यक्ष जॉन साइमन था। जॉन साइमन, इसी कारण इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? इसका उद्देश्य था 1919 के कानून 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या 1919 भारत शासन अधिनियम के कानून की समीक्षा करना। ये जब कानून आया था, इस दौरान कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग आएगा जो इसकी अनुशंसाएं जो लागू हो रही हैं, कितना यह क्रियान्वयन इसका बेहतर ढंग से हुआ, क्या इसका लाभ हानि हुआ, इसी की समीक्षा करेगी। तो 1919 से 10 वर्ष बाद यानी कि साथियों 1929 का समय होता है। लेकिन 1930 ईस्वी में ब्रिटेन में मंत्री परिषद या पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। 1930 में ब्रिटेन में चुनाव के नाते 2-3 साल पूर्व ही सितंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया। प्रश्न पूछा जाता है, साइमन कमीशन का गठन तय समय से पूर्व क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था। अब ये गठन हो जाता है। भारत कब पहुंचता है साइमन कमीशन? देखिएगा 3 फरवरी, याद रखे रहिएगा डेट, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। भारत में कहाँ पहुंचता है? बम्बई बंदरगाह पर पहुंचता है साइमन कमीशन। भारत पहुंचते ही इसका विरोध होता है क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। हमारे भारत के कानून की समीक्षा के लिए, हमारे भारत की समीक्षा के लिए आयोग है और हमारे भारतीय लोग नहीं है। ब्रिटेन में बैठे हुए राजनेता या मंत्री क्या जानते हैं हमारे भारत की क्या समस्या है? इसमें जो भी 7 सदस्य थे, ये सभी जो है ब्रिटेन के मंत्रिपरिषद के सदस्य थे साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में? उत्तर ए होगा। साइमन कमीशन जो भारत हमारे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचा था, पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था, वहीं पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? उत्तर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। चौथा प्रश्न पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? उत्तर होगा ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में कांग्रेस के अंतर्गत एक रिपोर्ट तैयार किया था। 1928 में एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको कांग्रेस का संविधान भी कहा जाता है। संविधान तैयार हुआ था 1928 में। किसने तैयार किया? मोतीलाल नेहरू ने। इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है, मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? उत्तर ए, 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस में अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ होता है? लाहौर में। लाहौर रावी नदी के किनारे होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। पहली बार स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस, पहली बार स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और कहा गया कि हर हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ये साथियों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज सबसे पहले गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए ही 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और कहा था कि 1 वर्ष के भीतर हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आगे 10 साल बाद जब 1929 का कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसमें कहा जाता है सिर्फ स्वराज नहीं, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। छठा प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पहली बार कहाँ की? उत्तर लाहौर। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस के द्वारा।
सातवां प्रश्न पूछा गया है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च साथियों 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च क्या था? अंग्रेजों के समय में जो भी कष्टकारी कानून थे, उन कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा का विचार गांधी जी के मन में कहाँ से आया था? तो थोरो की पुस्तक थी सिविल डिसोबियंस, उसको पढ़ के। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से मानी जाती है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। कहां से कहां यह यात्रा होता है? याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गांधी जी यात्रा करते हैं। दांडी नामक जगह तक यात्रा करते हैं और इसमें 78 सत्याग्रही थे, 78 चुने गए सत्याग्रही थे। इसमें साथ में एक घोड़ा भी था, रखा गया था घोड़ा, इमरजेंसी में आपातकाल में गांधी जी उसका उपयोग करेंगे, लेकिन गांधी जी ने यात्रा के दौरान उसका उपयोग नहीं किया, घोड़े का उपयोग नहीं किया। 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को, अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों ने कानून बना के रखा था कि नमक का प्रोडक्शन सिर्फ अंग्रेज करेंगे, अंग्रेजी कंपनी करेगी। तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा सविनय अवज्ञा के अंतर्गत, और भारत में जितने भी लोग थे, क्षेत्रीय लोगों से, क्षेत्रीय नेताओं से अपील किया कि अंग्रेजों ने जो भी कष्टकारी कानून आपके क्षेत्र में लगा रखे हैं, बना रखे हैं, उन सभी कानून को तोड़ दीजिए। और गांधी जी ने भी एक कानून तोड़ा, नमक कानून। आठवां प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। उत्तर होगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू होता है, 5 अप्रैल पूरा होता है। 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं और दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नौवां प्रश्न पूछा गया, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? उत्तर होगा सी, 24 दिन तक चली थी। 24 दिन गांधी जी चलने के बाद पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर। उत्तर देखिएगा सी उत्तर होगा। 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? उत्तर होगा बी, वेब मिलर। वेब मिलर और एक और पत्रकार का नाम आपको दे रहे हैं, याद रख रहिएगा साथियों, एग्जाम में नंबर देंगे ये लोग। ये वेब मिलर ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटेन का पत्रकार था। 1930 तक दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ था, पत्रकारिता कर रहा था, न्यूज संपादित कर रहा था और वर्ल्ड मीडिया में इसको सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा साथियों एक लुई फिशर नाम का भी पत्रकार था। लुई फिशर ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को कवर कर रहा था। और लुई फिशर जो है अमेरिकी पत्रकार था। अमेरिका का पत्रकार लुई फिशर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय और 1930 दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटेन का पत्रकार वेब मिलर था। याद करने का तरीका साथियों, परीक्षा में हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे, तो दांडी मार्च म से मार्च और म से मिलर हो जाएगा। और कौन ब्रिटेन से था, अमेरिका से था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे वेब ब्रिटेन, वेब मिलर ब्रिटेन, मिलर दांडी मार्च, और बचा शेष तो अमेरिका से था, ये लुई फिशर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 11वां प्रश्न पूछा गया है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे? उत्तर बी, खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार ये लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। 1929 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना ये करते हैं, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमत खुदाई खिदमतगार, ये संगठन बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिमी भारत प्रांत में, उत्तर पश्चिमी प्रांत हमारे भारत में जो था, उसी में इन्होंने बनाया था ये संगठन। और इस संगठन ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। इनका कुछ उपाधि उपनाम याद रखिएगा, सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता था। सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। बादशाह खान की उपाधि किसकी थी? बादशाह खान की उपाधि इन्हीं की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। 12वां प्रश्न पूछा गया, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? उत्तर ए, 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, पीसीएस प्री 12 अक्टूबर में पूछा गया था। 5 मार्च 1931 को हमारे देश के सबसे बड़े नेता गांधी जी और भारत का तत्कालिक वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, दोनों लोग के मध्य एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। 13वां प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? उत्तर बी, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। उत्तर देखिएगा बी उत्तर होगा। यहाँ आपको गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सभी बातों को याद रखना है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 क्रमशः 1, 2, 3। और अगर महीना याद करना हो तो वर्ष के अंत में हो रहा था, यानी नवंबर दिसंबर के महीने में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में जो भी विद्रोह हो रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी, उनको समाप्त करना और भारतीयों की जो समस्या है, भारत की समस्या है, उनको समाप्त करना, भारत की समस्याओं पर चर्चा करना। समाप्त क्या करते ये लोग? भारत की समस्या को पर चर्चा करने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ ये हो रहा था, बाकी इसका लक्ष्य कुछ और नहीं था साथियों। 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो कांग्रेस इसमें नहीं जाती है, बहिष्कार कर देती है। कांग्रेस बहिष्कार कर देती है। भीमराव अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर साहब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वहां पर कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी थे। 1932 में जो तीसरा सम्मेलन था इसमें फिर कांग्रेस नहीं जाती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे, इसी के लिए साथियों, इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को शामिल करने के लिए 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य यही था कि गोलमेज सम्मेलन में किसी तरह कांग्रेस को शामिल करना। इसलिए गांधी से समझौता था। अगर कांग्रेस नहीं शामिल होती, यानी सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस थी वो गोलमेज सम्मेलन में नहीं शामिल हुई थी, तो यह गोलमेज सम्मेलन असफल माना जा रहा था। इसीलिए ब्रिटेन के राजा ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी तरह से इसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? उत्तर होगा डी, राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं शामिल हुए थे। अभी हम लोगों ने किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी और सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, जो ये तीन लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, ये उसमें शामिल नहीं थे। ये गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे और भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखिएगा। दूसरी बात, गांधी जी जब गए थे लंदन तो किस जहाज से गए थे? इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी एस राजपूताना जहाज से गए थे। एस राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे और वहां जा करके किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे और एस राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे लंदन। 15वां प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब कहाँ ठहरे थे? उत्तर बी, किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे। एस राजपूताना जहाज से गए थे, 1931 में गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 16वां प्रश्न पूछा गया है, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? उत्तर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अपनी पार्टी से कांग्रेस के सदस्य नहीं थे साथियों, भीमराव अंबेडकर की अपनी पार्टी थी। अपने पार्टी से प्रतिनिधि के रूप में भीमराव अंबेडकर लंदन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीय पार्टियों को बुलाया जाता था, बड़ी से लेकर छोटी। तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, वही शामिल नहीं हुई थी। पहले में दूसरे में शामिल हुई, तीसरे में फिर नहीं शामिल हुई। 17वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? उत्तर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, इसने अगस्त 1932 में एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। रैमजे मैकडोनाल्ड। कब? अगस्त 1932 ईस्वी में। पूरा डिटेल क्या था देखिएगा, याद रखिएगा। अगस्त 1932 में। इसी को साथियों सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। इसी को सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कहा जाता है। इसी को मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। इसी का अन्य नाम है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड। क्या था इसमें? इसमें साथियों कहा गया कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा और उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। पहले ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक और सिखों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया था। अब हिंदू धर्म में आने वाले एक जाति विशेष को, जिनको हम लोग दलित कहते हैं, उनको अलग एक अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देने की बात कही गई। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी इसी सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक अधिनिर्णय में। इसी बात से गांधी जी दुखी हुए। उस दौरान गांधी जी पुणे के येरवड़ा जेल में कैद थे। सितंबर 1932 वही पूना जगह में जहाँ पे गांधी जी जेल में कैद थे, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य होता है? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट होता है। अगस्त 1932 में ये आता है
और अगले महीने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होता है। दोनों लोग ने हस्ताक्षर किया और ये जो सांप्रदायिक पंचायत था, दोनों लोग ने एक साथ इसको अस्वीकार कर दिया। 18वां प्रश्न पूछा गया, अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? उत्तर होगा डी, अछूतों के लिए। साथियों, ये शब्द जो है ये हम लोग के शब्द नहीं है, रिपीटेड शब्द है। हम लोग अछूत अस्पृश्य शब्द किसी के लिए नहीं प्रयोग करेंगे, चाहे भावनाओं से, चाहे मौखिक रूप के साथ शब्दों से। ये प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न हूबहू लिया गया है। देखिएगा, 1932 में अगस्त में रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा किया था उसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। उसी में दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बांटने की बात कही गई और कहा गया कि दलित को भी अल्पसंख्यक रखा जाएगा, अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाएगा, जैसे मुसलमानों और सिखों को रखा गया। इस बात से गांधी जी दुखी होते हैं। गांधी जी अम्बेडकर के मध्य समझौता होता है, पुणे समझौता बोलते हैं उसको, सितंबर 1932 में। यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन, तो मुसलमानों को अंग्रेजों ने पहले ही 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बांट रखा था। 1909 ईस्वी में ही, जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। अंग्रेजों ने जो चाहा उस दौरान हम लोग का ब्रेन वॉश करके सारा काम कर लिया था। आप खुद देख लीजिए, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन अंग्रेज करा देते हैं। मुस्लिम लीग कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि जाकर के शिमला में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल से मिलते हैं। वहां पर लॉर्ड मिंटो समझाता है कि तुम लोग देश के लिए मत लड़ो, तुम लोग जो है अपने वर्ग के लिए लड़ो, ताकि तुम लोग के वर्ग का कुछ सीट मिले, तुम लोग जो है राजनीति में प्रवेश करो। कुछ लोगों को बहला फुसला करके अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग यानी कि सांप्रदायिक आधार पर एक पार्टी की स्थापना करा दी और 1909 में उनको लालच प्रलोभन देने के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बांट दिया। वही लॉर्ड मिंटो कहता है कि हम ऐसे बीज बो रहे हैं जो आने वाले 100 साल बाद भी उसका परिणाम ये लोग देखेंगे। तो वही था साथियों, सांप्रदायिकता की शुरुआत लॉर्ड मिंटो ने की थी। लॉर्ड मिंटो ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति शुरू किया था। 19वां प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? उत्तर होगा कम्युनल अवार्ड के समय। जो 1932 में, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था, उसी से दुखी होकर के गांधी जी ने पुणे की येरवडा जेल में, पुणे की येरवडा जेल में अपने जीवन का पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। आमरण अनशन है, भूख हड़ताल नहीं है। भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। और आमरण अनशन यानी कि तब तक अनशन करेंगे जब तक मर न जाए, इसको बोलते हैं आमरण अनशन। ये प्रयोग गांधी जी ने किया था कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध। 20वां प्रश्न पूछा गया, अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है। उत्तर होगा पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था? तो सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 किसके विरुद्ध हुआ था? तो अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध हुआ था। 21वां प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। वर्ष वर्ष था 1934। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक होता है। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कर दिया जाता है। पटना में इसकी स्थापना होती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। इसके संस्थापक थे साथियों, इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और ये महासचिव भी थे, संस्थापक भी थे, महासचिव भी थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। इसके अलावा साथियों आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव ये इसके अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। 22वां प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी दल, वही है साथियों 1934 में जो स्थापना होता है। तो उसके नेता थे आचार्य नरेंद्र देव और अध्यक्ष भी थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। स्थापना 1934, पहला बैठक पटना में। 23वां प्रश्न पूछा गया है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनकी उपाधि थी लोकनायक। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए लोकमान्य, लोकमान्य किसकी उपाधि थी? तो बाल गंगाधर तिलक की उपाधि थी। लोकनायक इनकी थी, तो जननायक किसकी थी? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि थी। 24वां प्रश्न पूछा गया, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? उत्तर होगा पंजाब। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, बाकी तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए साथियों, संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मद्रास और मध्य प्रांत में ही बरार भी था साथियों, बरार भी था। इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा, ये 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मध्य प्रांत बरार,
बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा 5 में पूर्ण बहुमत मिला। चुनाव कब हुआ था? देखिएगा 1935 के अधिनियम में कहा गया, 1935 के एक्ट में कहा गया कि प्रांतीय चुनाव होगा। कब हुआ? 1937 में। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब होता है? 1937 में। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव होता है। इस 11 प्रांतों में बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस कितने कितने राज्यों से उभरती है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5, 1, 2, 3, 4, 5। उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बिहार और मद्रास, यहाँ 5 राज्य में पूर्ण बहुमत में आती है। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। इसके अलावा साथियों 3 राज्य में बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। 3 राज्य में बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। वो 3 राज्य थे उत्तर पश्चिम प्रांत, बम्बई, उत्तर पश्चिम प्रांत, बम्बई और असम। बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, इन 3 राज्यों में बड़ी पार्टी के रूप में आती है। बाद में फिर से गठबंधन करके उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में भी सरकार बना लेती है। इस प्रकार अगर पूछा जाए कुल कितने राज्यों में सरकार कांग्रेस की थी, तो 8 राज्य में। 5 पूर्ण बहुमत से और 3 जो है गठबंधन से, टोटल 8 राज्यों में 1937 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सरकार गठित करने का मौका मिलता है, मंत्रिपरिषद गठन करने का मौका मिलता है। लेकिन साथियों 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जर्मनी देश द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध पूरे दुनिया में शुरू हो जाता है। इस युद्ध में हमारे भारत को युद्धरत घोषित कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा कि भारत जो है ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है। इस बात से कांग्रेस दुखी होकर के 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को अपने मंत्रिमंडल से 28 महीने के शासन के बाद इस्तीफा देती है। कांग्रेस 28 माह के शासन के बाद 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को सभी मंत्रिपरिषद से, सभी राज्यों से त्यागपत्र दे देती है। क्यों? तो दुखी होकर के कि बिना भारतीयों से राय मशविरा के भारत को युद्धरत घोषित कर दिया गया। इसके 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के कहने पर मुस्लिम लीग द्वारा धन्यवाद दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद दिवस क्या था? धन्यवाद दिवस 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के कहने पर मनाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने 28 माह के शासन के बाद अपने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसी बात से खुश होकर के धन्यवाद दिवस या थैंक्स दिवस इन लोगों ने मनाया था। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकार या राज्य में सरकार या प्रांतिक मंत्रिपरिषद या प्रांतों में पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1935 के एक्ट के तहत हुआ था। 1935 के एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन पहली बार चुनाव हुआ कब था? 1937 में हुआ था। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में। कांग्रेस कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 8 प्रांतों में। कांग्रेस को बहुमत कितने प्रांतों में मिला? तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। ये था साथियों आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा।